Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of class 10th physics unit number 13, numerical problem number 7, National Book Foundation. आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम करेंगे केस के हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। जबकि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में ये पढ़ा था कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स थे जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ डिफरेंट थी और पैरेलल में लगे हुए थे। अब सीरीज़ के केस में और पैरेलल के केस में क्या डिफरेंस है, तो आपने स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखनी है कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले डिफरेंट हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन होगा तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी चार्जेस की, हमारे पास उनके अक्रॉस वो चार्जेस की वैल्यू सेम होगी। जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्जेस होंगे ना, उनकी वैल्यूज सेम होंगी। जबकि सीरीज के केस में हमारे पास जो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। मींस के सीरीज में चार्जेस की वैल्यू सेम होती है, सेम चार्ज होता है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में ईच कैपेसिटेंस हैज़ डिफरेंट चार्ज। सीरीज़ कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है, जबकि हमारे पास पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। सच अ कम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम और हमारे पास चार्जेस डिफरेंट हो, वो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो और हमारे पास चार्जेस सेम हो, वो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है। ये कुछ बातें जहन में रखनी है। अब हमारे पास कह रहे हैं दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, वो सीरीज में लगे हुए हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखा, कैपेसिटर C1 3 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर C2 6 माइक्रोफैरड और बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की लगी हुई है। आपने फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट की वैल्यू, टोटल चार्ज अक्रॉस कैपेसिटेंस, Q1 Q2 की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब बेटा अगर आप गिवन डाटा लिखते हो बोर्ड में, टू फाइंड लिखते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, तो आपको एक नंबर मिल जाता है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आए, आपने न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। गिवन डाटा टू फाइंड आपने न्यूमेरिकल को देख के लिख लेना है। अब SLOs के अकॉर्डिंग आपके फार्मूले भी गिवन होते हैं, आपने देख के नीचे से फार्मूला लिख लेना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। अब ये हमारे पास सीरीज़ का केस है, तो हमारे पास जब हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था वो पैरेलल का केस था, तो फार्मूला था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन नहीं है, सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब बेटा आपने जहन में एक बात याद रखनी है कि जब भी सीरीज़ कम्बिनेशन होगा, जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से 3, जो आपकी सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी, C इक्विवेलेंट का आंसर उससे भी कम आना चाहिए। मींस कि आपका C इक्विवेलेंट का आंसर 3 से भी कम आना चाहिए। जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व अभी मैं आपको बताता हूँ करेंगे, तो आंसर आया था 2 माइक्रोफैरड। इट्स मीन आपका प्रोसीजर ठीक है। अगर आपने सीरीज़ के केस में आपका आंसर इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है इससे कम आया, इट्स मीन आपने फार्मूला ठीक पुटअप किया। ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जबकि पैरेलल में जो हमारे पास कैपेसिटर, सपोज ये पैरेलल केस होता 3 और 6। अब पैरेलल में जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है क्या है, 6। आंसर C इक्विवेलेंट का ग्रेटर वैल्यू से भी बड़ा आना चाहिए, मींस इन दोनों वैल्यूज से भी बड़ा आना चाहिए। जबकि सीरीज के केस में आपका आंसर जो C1 और C2 में से छोटी वैल्यू है 3, उससे भी कम आंसर आना चाहिए। ये हमने आपको ट्रिक बताई है। अब 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2।
C1 की वैल्यू थी 3, C2 की वैल्यू थी 6, दोनों का एलसीएम लिया। होप सो आपको एलसीएम लेना आता होगा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो दोबारा देख लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6 1 टाइम 1 को 1 से किया 1 आ गया। 3 कितने टाइम जाता है 6 पे, 2 टाइम 2 को 1 से किया 2, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 6। अब 1 आवर सी इक्विवेलेंट था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। हमने रेसिप्रोकल किया, 6 ऊपर गया 3 नीचे आया, 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। आपका ये आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। यह आपका सबसे पहली चीज़ आई है। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि टोटल चार्ज हमारे पास कितना था। अब मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, इन सीरीज कम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी वैल्यू सेम, मीन्स के हमारे पास जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि हमारे पास पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अब हमने टोटल चार्ज निकालना है। Q का फॉर्मूला होता है CV, टोटल चार्ज के लिए C इक्विवेलेंट डॉट V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 2, V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10। 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 20। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, माइक्रो में हमारे पास थी वैल्यूज़, तो माइक्रो कूलम। अगर आप जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो बोर्ड में 0.5 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। अब Q1 की वैल्यू भी 20 होगी, Q2 की वैल्यू भी 20 होगी, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस सेम होते हैं। जो Q की वैल्यू होगी वही Q1 और Q2 की वैल्यू होगी। तो Q इज इक्वल टू Q1 Q2, Q क्या था 20, Q1 भी 20 आ गया, Q2 भी 20 आ गया। अब हमारे पास सपोज ये पैरेलल कम्बिनेशन होता तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए था, सेम। मींस कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन में वो कहता कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, जो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में वही हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट अप करनी है। जैसे 10 था तो हम लिख देते एज वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशन ईच कैपेसिटेंस हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मीन कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। अब जबकि ये हमारे पास केस सीरीज का है तो हमने V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला था एज Q इज इक्वल टू CV। अब हमारे पास V1 की वैल्यू निकालनी है तो C1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो Q की वैल्यू क्या थी हमारे पास 20, C1 की वैल्यू क्या थी 3, 20 डिवाइड बाय 3 आंसर हमारे पास आ गया 6.67 वोल्ट। इसी तरह V2 की वैल्यू निकालनी थी, Q इज इक्वल टू C2 V2 की वैल्यू निकालनी थी, C2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। Q2 हमारे पास 20 था, C2 हमारे पास 6 था, 20 डिवाइड बाय 6 3.33 वोल्ट। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब आपको बेटा कैसे पता चलेगा कि आया कि आपका आंसर ठीक है या गलत है? तो आपने क्या करना है, जो V1 और V2 की वैल्यू होगी उसे ऐड करना है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 था 6.67, V2 था 3.33, दोनों को ऐड किया तो 10 वोल्ट आया। जो क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बैटरी लगी हुई थी तो हमारा आंसर भी 10 है। इट्स मीन मैंने जो पूरा क्वेश्चन किया वो ठीक किया। अगर आपका आंसर ये ना आए तो इट्स मीन आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, फार्मूला गलत पुटअप कर रहे हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू गलत पुटअप कर रहे हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई है, इसी तरह ये भी आपने जहन में रखनी है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा। इफ़ अ कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम चार्ज, अगर एक कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, अगर एक कैपेसिटर 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा है, उसके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है 200 वोल्ट की।
अब पूछ रहे हैं कि एक हमारे पास कितना चार्ज स्टोर करेगी बैटरी अगर बैटरी हमारे पास 45 वोल्ट की लगी हुई हो। लाजमी बात है 200 वोल्ट की बैटरी थी तो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा। बड़ी बैटरी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। बैटरी छोटी लगी हुई है तो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इट्स मीन 200 वोल्ट पे अगर वो 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा था, 45 पे वो कितना करेगा, लाजमी बात है कम करेगा। जब हमने वैल्यूज़ निकाली 2.255 आया, इट्स मीन आप ठीक कर रहे हो। दूसरी बात बेटा, 200 के अक्रॉस वो 10 कर रहा था तो 45 के अक्रॉस, तो देखें 45 कितने टाइम 200 बनता है, ऑलमोस्ट 4 टाइम। 45 को 4 से करें 180 बनता है, तो 10 था तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो 4 टाइम कम आएगा। 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2.5 आता है, तो यहाँ पे क्या है 2.25, क्योंकि ये 45 था तो वो 200 के एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आता 4 टाइम। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालना था, 45 के क्रॉस चार्ज कितना स्टोर हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता Q इज इक्वल टू सी वी, लेकिन हमारे पास C की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस गिवन डाटा से C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो C की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट अप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। Q1 कितना था, बोर्ड में ये न्यूमेरिकल आता है तो आपने लिखना है चार्ज Q1 10 कूलम, V1 200 वोल्ट, केस 1। केस 2 चार्ज फाइंड आउट करना है, V2 45। अगर आप गिवन डाटा टू फाइंड लिखते हो बोर्ड एक नंबर आपको देगा। सोल्यूशन एज Q इज इक्वल टू सी वी, Q या केस 1 इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसके लिए मैं C की वैल्यू निकाल रहा हूँ। Q हमारे पास इज इक्वल टू सी वी। अब V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 200, C की वैल्यू फाइंड करनी है, रीअरेंज करना है। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। Q1 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू C। Q1 10 था, V1 200 था, कैलकुलेटर से किया तो 0.05, और कैपेसिटेंस का हमारे पास यूनिट होता है कैपेसिटेंस का फैरेड, तो हमारे पास ये यूनिट आ गया। अब हमने देखना था कि इसके क्रॉस कितना चार्ज स्टोर हो रहा था। Q2 इज इक्वल टू सी V2, C की वैल्यू 0.05, V2 की वैल्यू 45, आंसर आ गया 2.25 कूलम। होप सो आसान सा न्यूमेरिकल था, होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।